बांग्लादेश में तारिक रहमान 17 साल बाद आए हैं और वो कौन है? वो है खालिदा जिया के बेटे। अब खालिदा जिया कौन है? खालिदा जिया और शेख हसीना बांग्लादेश के दो ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम एक साथ लेना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में खाली ओपोजिशन पार्टी वाली राइवलरी नहीं है, बल्कि कुछ पर्सनल है। अब वो पर्सनल क्या है? तो ये हमें बांग्लादेश की आज़ादी जब 1971 में हुई थी उससे लेकर अब तक की पॉलिटिक्स से समझनी होगी। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिरकार शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच में राइवलरी है क्या। तो देखिए, बैक देन आते हैं 1971 में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम बंग बंधु कहते हैं और बांग्लादेश की स्वतंत्रता का या फिर बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं, वो एक राजनेता के रूप में उभर कर आए और उन्हें ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। तो 71 में वहाँ पर बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है और फिर बांग्लादेश जब आज़ाद हो जाता है तो 1972 में ही अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं शेख मुजीबुर रहमान। फिर क्या मतलब वो वाली फीलिंग आई थी ना कि जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस जो थी वो सत्ता में आई थी चुनावों के बाद। तो कांग्रेस का वो वाला फ्लो था कि भाई हमने देश आज़ाद करवाया तो हम ही सत्ता में रहेंगे। इसी तरह मुजीबुर रहमान का ये मानना था कि यार हमने देश आज़ाद करवाया है तो हम ही सत्ता में रहेंगे। इस वाली फीलिंग के साथ उन्होंने 1972 में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ पे लागू कर दिया और खुद ही सत्ता चलाने लगे। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको पसंद नहीं करते थे और 1975 में उनका असैसिनेशन हो जाता है उनके घर पे उनकी पूरी फैमिली के साथ। शेख हसीना बच जाती हैं, वो अपनी बहन के साथ जर्मनी में थी। ठीक है, तो 75 में जो असैसिनेशन हुआ था शेख मुजीबुर रहमान का, उसका पूरा का पूरा जो चिट्ठा है, मतलब उसका पूरा का पूरा जो असैसिनेशन का कारण होता है या फिर कहते हैं कि इसके पीछे कौन है, तो वो जियाउर रहमान के ऊपर जाता है कि जो जियाउर रहमान है उन्होंने ये असैसिनेशन करवाया। जियाउर रहमान कौन है? तो जियाउर रहमान जो थे वो एक मेजर थे जो पाकिस्तान आर्मी में थे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे। 1965 का इंडिया पाकिस्तान के वॉर में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो बंगाली थे तो पश्चिमी पाकिस्तान में उन्हें भी विरोध झेलना पड़ा, तो वो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ हो गए थे अपने लोगों की तरफ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मुक्ति वाहिनी सेना का आगे से लीड करना शुरू किया। वो मेजर थे। तो जब बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा हुई 26 मार्च 1971 को, इन्होंने की थी, इन्होंने कहा था कि मैं जिया बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना जो है जिसको रिप्रेजेंट करता हूँ उसकी तरफ से बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा करता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो वहाँ पे बांग्लादेश में दो धड़े हुए थे, जो कहते थे, एक तो कहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि राजनेता थे उन्होंने देश आज़ाद करवाया है, और दूसरे कहते हैं कि जी आज असली लड़ाई तो मेजर ने लड़ी है, सेना की तरफ से लड़ी है, तो हमें जियाउर रहमान ने आज़ाद करवाया है। तो फिर क्या होता है कि 75 के बाद 1970 ये सत्ता संभाल लेते हैं जियाउर रहमान और 1978 में ये अपनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे ही ये पार्टी बनाते हैं फिर अगले साल चुनाव होते हैं, ये चुनाव में जीत जाते हैं, 300 में से 207 सीटें ये जीतते हैं, तो भारी बहुमत के साथ आते हैं क्योंकि इनको लोग जानते थे। तो फिर क्या होता है कि जिस टाइम पर ये चुनाव जीतते उसी टाइम पर ये मई महीने में क्या कर रहे थे, अपने जो सेना के अधिकारी थे उनके साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे। तो जब वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर कुछ अधिकारी था, एक अधिकारी था जो इनसे नाराज था क्योंकि इन्होंने उसको उसकी मनपसंद जगह पर पोस्टिंग नहीं किया था, उसका तबादला नहीं किया था। तो ये जब सो रहे थे तो इनका असैसिनेशन हो गया उसी तरीके से जैसे इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का करवाया था, ऐसा इन पर आरोप है। फिर क्या होता है, फिर वहाँ बांग्लादेश में इसी तरीके से उठापटक चलती है। 1984 में फिर इनकी जो बीएनपी पार्टी है उसकी चेयरमैन बन जाती है खालिदा जिया, क्योंकि वो इनकी पत्नी थी। 1960 में इनकी शादी उनसे हो गई थी खालिदा जिया से, तो वो प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन बन जाती हैं बीएनपी पार्टी की। और इधर से आवामी लीग भी अपने आप को उठाने लग रही थी। आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है और वहाँ पर शेख हसीना वापस से सत्ता में आने की बात कर रही थी। तो फिर क्या होता है, 1984 से लेकर के फिर ये 1986 में खालिदा जिया डेमोक्रेसी के नाम पर एक मूवमेंट चलाती हैं। फिर क्या होता है, 1991 में जाकर बांग्लादेश में चुनाव होते हैं, खालिदा जिया चुनकर आती हैं और वो पहली महिला राष्ट्रपति वहाँ पर बनती हैं, प्रधानमंत्री बन के आती हैं।
शेख खालिदा जिया 1971 से 1996 के बीच में। फिर वहाँ पर 3 महीने के लिए हबीबुर रहमान की सरकार बनती है। उसके बाद 1996 से लेकर 2001 तक वहाँ शेख हसीना की सरकार होती है। तो जो बीच और शेख हसीना के बाद लतीफ़ुर रहमान की सरकार बनती है 2-3 महीने के लिए। अब ये 2-3 महीने का क्या चक्कर है, तो वहाँ बांग्लादेश के संविधान में ये प्रोविज़न है कि वहाँ पर अगर कोई सरकार है और उसको दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करने हैं, यानी कि समय खत्म हो गया 5 साल का, उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाने हैं, तो उनको अंतरिम सरकार का गठन करना पड़ता है। ये वही अंतरिम सरकार है बीच बीच में। लेकिन क्या हुआ कि 1996 के बाद खालिदा जिया ने अंतरिम सरकार गठित करने से मना कर दिया और दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए, जिसके विरोध में अपोजिशन पार्टी में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। जो अभी 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुआ है वो 1996 में खालिदा जिया के अगेंस्ट ऑलरेडी हो चुका है। 2024 में शेख हसीना ने ये इसीलिए किया था कि उन्होंने कहा था खालिदा जिया ने भी तो किया था 1996 में, तो फिर 1996 में इन्हें अपने चुनाव रद्द करने पड़े, अंतरिम सरकार बनानी पड़ी। फिर शेख हसीना 1996 में आती हैं, 2001 तक रहती है, फिर 2001 में खालिदा जिया फिर से चुनकर आ जाती हैं और वो 2006 तक यहाँ पर रहती हैं। फिर क्या होता है कि 2004 में तारिक रहमान, जिनका आज बहुत ज़्यादा चल रहा है, तारिक रहमान 2004 में क्या करते हैं, अब 2001 से 2006 के बीच खालिदा जिया की सरकार है, तो अवामी लीग तो विरोध प्रदर्शन करेगी। तो क्या हो रहा था, जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो तारिक रहमान, जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं और जिया और रहमान के बेटे हैं, इन्होंने उन पर बम डलवा दिए अवामी लीग के लोगों पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 100 लोग घायल होते हैं और 24 लोगों के मरने की खबर आती है। फिर क्या होता है कि 2006 के बाद 2007 में अंतरिम सरकार का गठन होता है और फिर 2008 में इन पर बहुत ये जेल चले जाते हैं। 2008 में ये छूट कर आते हैं 18 महीने के बाद। इन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, धोखाधड़ी के आरोप लगते हैं और ये केस इन पर चल ही रहा था जो इन्होंने बम बरसवाए थे। फिर ये 2008 में यहाँ से लंदन चले जाते हैं, ताकि ये यहाँ से बच सकें। फिर क्या होता है, 2009 में शेख हसीना की सरकार आती है और अभी 2024 तक उनकी सरकार रहती है, जब तक यहाँ पर तक वहाँ के छात्रों ने प्रदर्शन करके इनको नहीं हटाया। 2023 में क्या होता है, वहाँ ढाका ट्रिब्यून में एक खबर छपती है कि ये डार्क प्रिंस हैं। कौन? तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। इनके बारे में कहते हैं कि ये डार्क प्रिंस है क्योंकि इनके पास आर्थिक धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के बहुत सारे केस चल रहे थे। 2018 में तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा हो गई थी उसी मामले में जो बम बरसवाए थे। अभी देखिए, रिलेट कीजिए, जैसे तारिक रहमान जो हैं 2018 में शेख हसीना जो थी वो सत्ता में थी, तो तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा हो गई। अभी जो शेख हसीना है उनको उम्र कैद की सजा हो गई, ऐसे ही कि इन्होंने छात्रों पर गोलियां चलवाई थी। तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तारिक रहमान ही वहाँ के नेक्स्ट पीएम होंगे, जो कि अब खालिदा जिया क्या कर रही थी, अभी पिछले 18 महीने से वहाँ पर अंतरिम सरकार है किसकी, मोहम्मद यूनुस की। तो इनका काम था जल्दी से जल्दी चुनाव करवाएं। पहले भी बहुत सारी अंतरिम सरकारों का गठन हो चुका है, लेकिन ये खुद ही सत्ता में अपने बैठे हुए हैं और अभी चुनाव करवाने रहे। तो 18 महीने से खालिदा जिया क्या कर रही थी, ये शांत क्यों थी? तो 18 महीने से क्या हुआ था, ये इनकी तबीयत खराब थी और अब जब ये तारिक रहमान आ गया है तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप में पेश कर रहा है। क्योंकि जब अभी ये आए थे और इन्होंने रैली में क्या किया था, रैली में ये कहा था कि मेरे पास एक प्लान है बांग्लादेश के लिए। तो ये सीधा सा है कि अगर ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये अपने आप को प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप में पेश कर रहे हैं। अब आपको ये पूरी स्टोरी पसंद आई हो या फिर आपको और भी कुछ रिलेटेड, अब यहाँ से आगे तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उस पर अगर कोई अपडेट आएगी तो उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फैक्ट्स मेरे, फैसला आपका, फॉलो ज़रूर करें।